अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 24 घंटे के भीतर जैसा कि आपने देखा कि कल की डिबेट से और आज की डिबेट के मध्य सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने टिकट फाइनली घोषित कर दिए हैं। अलायंस पार्टनर की हिस्सेदारी को लगभग सबने खत्म कर दिया है या तो फिर ठिकाने लगा दिया है। इस बार का चुनाव बहुत अहम है, आमने सामने का मुकाबला है और उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव देश की राजनीति में नई इबारत लिखने को तैयार है। आज चर्चा हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की करने जा रहे हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा कहता हूं कि कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और यूपी की राजनीति से ही देश चलता है। आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र झारखंड के फुल फ्लेज इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की है। तो यही सब बातें उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत खास बनाती हैं। 24 घंटे के भीतर अलायंस का जितने भी पर्दे के पीछे छिपे हुए समीकरण थे वो सब कुछ स्पष्ट हो चुके हैं। मैं दोनों अलायंसेस की वर्तमान स्थिति आपके समक्ष रखूंगा, फिर आज की हम डिबेट भी आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के बीच। कल रात में आधी रात के ठीक 49 मिनट पहले 23:11 यानी रात में 11:11 पर अखिलेश यादव का अनयूजुअल ट्वीट आता है और वो लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस उनका सपोर्ट करेगी, वैसे रहेगा गठबंधन, लेकिन समाजवादी पार्टी का सिंबल सभी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसी घोषणाएं समाजवादी पार्टी के हैंडल या पार्टी की तरफ से होती हैं, पर अखिलेश यादव ने इसका सीधा खुला ऐलान किया। कुछ तो इसके मायने होंगे। तब तक कांग्रेस में किसी को भनक नहीं थी, अब आला कमान को छोड़कर, कि अखिलेश यादव ऐसा कोई बड़ा मेगा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि कल तक तो ऐसा लग रहा था कि खैर और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बहनों भाइयों, लेकिन फिर कांग्रेस ने आज 3 बजे यह स्वीकार कर लिया कि इस बार वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक पार्टी जिसके सबसे ताकतवर नेता रायबरेली से सांसद हों, जिसके 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हों, जिसके अलायंस ने बीजेपी को पार्लियामेंट में रोक लिया हो, वो देश का मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से बाहर है। अचरज है, लेकिन ये सच है। अब कांग्रेस को चाहिए था 2 से अधिक सीटें। समाजवादी पार्टी के पास 5 सिटिंग एमएलए थे, 1 सीट पर चुनाव नहीं हो रहा, बची 4 सीटें। 4 में उसने 2 दे दी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को चाहिए था ज्यादा। बात बनी नहीं, लेकिन बात बिगड़ी भी नहीं। अलायंस में तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान महाराष्ट्र में उठाना पड़ेगा, जहां वो 12 मांग रहे थे। अब कांग्रेस उन्हें कितनी सीट देगी ये अलग बात है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता उसका प्रचार करेंगे, कार्यकर्ता झंडा उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का जिक्र कर लीजिए। निषाद पार्टी के साथ तो गजब हो गया। कहां तो उनका दावा, अधिकार और हक 2 सीटों पर था, मझुआ कटहरी। मझुआ तो उनका ही एमएलए था और कटहरी तो वो रनर अप थे, महज 2-2,500 वोटों से हारे थे। एक भी सीट निषाद पार्टी को नहीं मिली। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों में निषाद पार्टी को ठिकाने लगा दिया। संजय निषाद के बड़े बड़े दावे धूल धूसरित हो गए। हफ्ते भर दिल्ली रहने के बाद आज वो खाली हाथ बाई रोड लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो निषाद पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी बेसब्र हैं कि वो सहयोगी दलों को कुछ देने के बजाय आमने सामने का मुकाबला चाहते हैं। बहनों भाइयों, कुछ तो राजनीतिक बात है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी कांड हो गया। मीरापुर में आखिरकार 1 सीट किसी तरह मिली, घिसटते रगड़ते उठते गिरते, लेकिन वो सीट पर सिंबल तो है हैंडपंप का, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का है। मिथिलेश पाल बीजेपी की नेता हैं और उनको टिकट मिला है, सिंबल उनका, प्रत्याशी बीजेपी का। तो कांग्रेस ने बैकडोर से अरेंजमेंट किया है, जैसे चारू कैन का। खैर की सीट में वो अभी बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुई हैं, लेकिन वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। कई जगह ऐसे अरेंजमेंट हुए हैं,
लेकिन बहनों भाइयों, ये बात दिखाता है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, अब सहयोगी दलों के लिए इनके पास स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। 27 में ये जो छोटी पार्टियां हैं जिनके दम पर ये लोग बड़े बड़े मैंडेट लाते हैं, ये उनके लिए अलार्मिंग है कि जब उपचुनाव में बैठने को जगह नहीं दे रहे हो तो प्रॉपर इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा। तो ये अब पॉलिटिकल अलार्म है छोटी पार्टियों के लिए जिन्होंने बड़े बड़े गठबंधनों में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन किया हुआ है। आज चर्चा समग्रता के साथ करेंगे क्योंकि सबके ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली लिस्ट है बीएसपी की। 9 सीटों में 4 तो अपर कास्ट को टिकट दिए हैं, उसमें से भी 3 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 2 बीसी, 1 एससी। यह है बीएसपी की लिस्ट। यह बात थोड़ी चौंकाती है और समाजवादी पार्टी का तो पूरा यकीन ही बीसी, एससी और मुस्लिम्स पे है। अब बीजेपी ने भी इस बार 4 बीसी कैटेगरी में टिकट्स दिए हैं। अपर कास्ट में 2 टिकट दिए हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 टिकट दिया। तो इस बार की जो लिस्ट है उसमें मायावती की भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार मायावती ने अपर कास्ट पर, स्पेशली ब्राह्मण कम्युनिटी पर फोकस किया है। अगर ये वोट कटते हैं तो एक्चुअली नुकसान बीजेपी का होगा। अगर वो लोग जिनको टिकट मिला है अपनी कम्युनिटी का टिकट वोट लाने में कामयाब होते हैं तो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ये एक ओवरऑल समग्रता के साथ एक समझी गई बातें हैं। बाकी डिबेट में हम आज आपको समझने की कोशिश करेंगे कि ये 9 सीटें इतनी अहम क्यों हैं, लास्ट आवर में टिकट क्यों घोषित हुए हैं और इतनी गलाकाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है कि सहयोगी दलों को 1 इंच जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी उपचुनाव की हम लोगों ने की है। हम लोगों ने आपस में बातचीत करके अपने पूरे परिवार को, एनडीए को, सभी घटकों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। हम अपने सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। जहां जो आदमी जिसको हरा सकता है बीजेपी को, वो आदमी यहाँ चुनाव लड़ेगा, वो दल चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि निषाद समाज के 90% लोग पीडीए के जो पीडीए का जो घटक बना है, सब लोग हमारी तरफ आ गए हैं, तो उनको सीट क्यों देंगे। भारतीय जनता पार्टी रात दिन इस एजेंडे को लेकर आपस में लड़ाने का जो काम कर रही है, अगर उसका जवाब देना है तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आगे आना होगा। और इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए और इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देंगे। अब अविनाश पांडे भले ही बड़ी बड़ी बातें, नैतिकता की बातें करें, पॉलिटिकल सैक्रिफाइस की बात करें, लेकिन दरअसल इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें ठीक से किनारे लगा दिया है और मध्य प्रदेश, हरियाणा का बदला भी ले लिया है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम को मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट आस मोहम्मद कैफ हमें विशेष तौर पर आज ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अब तो आपको चैन मिल गया अनिला सिंह जी कि आपने महज 1 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को सीमित कर दिया, वो भी सिंबल उनका और प्रत्याशी आपका। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? मेरी सबको राम राम। और आप सिंबल की बात कर रहे हो, आप पार्टी की बात कर रहे हो। अरे हम आरएलडी, क्या आरएलडी हमारे, हम सब एक परिवार है भाई। कौन कहाँ किस सिंबल से लड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? है तो एक परिवार के ही ना, भेदभाव नहीं है। तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल इसकी चिंता एनडीए को कर लेने दीजिए आप। तो जो हमारे सहयोगी दल है, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। आपस में चर्चा होती है, चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 महीना हो, चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। पर अल्टीमेटली एनडीए परिवार को है कि भाई हमें जीत हासिल करनी है, तो उसी रास्ते पे हम भाई 1 सीट दी, उसमें भी आपने कंडीशन इंपोज कर दी कि प्रत्याशी हमारा, तो आरएलडी क्या करे? उन्हें भी तो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। खूब सारी पॉलिटिकल स्पेस है, जैसे मैंने कहा ना ब्रजेश जी, हम लोग अलग नहीं, एक ही परिवार के सदस्य हैं।
जो भी डिसीजन होता है, जो भी फैसला होता है, मिलकर होता है ना। भाई वो लोग भी हमारे साथ सत्ता में भागीदारी रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि जिससे जितनी सीटें आए, ज्यादा से ज्यादा आए, तो हमारी मजबूती बढ़ेगी। तो डेफिनेटली इसमें मतलब कोई दो राय सत्ता नहीं, में चर्चा भागीदारी होती है तो इसलिए वो अपनी सीट छोड़ दें आपके लिए। अरे कैसी बातें आप कर रहे हो? आपको लगता है कि आरएलडी है या कोई और राजनीतिक दल जो हमारे सहयोगी हैं, आपको लगता है कि ऐसी दबाव में आके करेंगे? जी नहीं, ये लोग इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है, और सीनियर लीडरशिप जो है, हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ चर्चा करते हैं, बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बाद फैसला लिया जाता है। अच्छा, वो Ultimately, कौन सी देखिए, इंडिपेंडेंस है? वो survival of तो fittest है। मायूस और उदास बैठे हुए अनिल दुबे को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं, निषाद अनिल पार्टी जी को मायूस दो नहीं होते, मेरे मालूम सीटें जो है। उनका क्लेम बनता था वो भी आपने नहीं दिया। ऐसा क्यों किया आपने निषाद पार्टी के साथ? अभी मैंने यही चर्चा करी ना, भाई निषाद पार्टी भी हमारे साथ ही है ना, हमारे सहयोगी दल है ना। हम मजबूती से उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, वो हमारे साथ है, वो हमें ताकत देते हैं, हम उनको ताकत देते हैं। हम दोनों को, मतलब अगर रहना है सत्ता में और ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों को हराना है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो इकट्ठा मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। मतलब सत्ता में अगर इन लोगों को रहना है तो आपके हिसाब से इनको ये त्याग करना पड़ेगा, अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। आपने दूसरी बार सत्ता शब्द का इस्तेमाल किया। अरे सत्ता में हम सब मिलकर ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी का केवल एनडीए का परिवार है ना सत्ता में। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर भारतीय जनता पार्टी से हैं, पर परिवार एनडीए का है और हम सब एक हैं इसमें। आप चाहे जितने अभी हमारे यहाँ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत होती है, जिस मतलब कौन सी वाली? उसको बोलते हैं आग लगाने वाले, जमालो बोलते हैं, आग लगाने का अच्छा, एक बात बताओ, आपने किसी का प्लाट कब्जा कर लिया, किसी का पॉलिटिकल स्पेस छीन लिया, और आप चाहती हैं कि सवाल भी ना पूछे जाए और कहा जाए कि ऐसा सवाल पूछना जमा लो, आग लगाने वाली बात हो गई। पूछिए ना, मैं उत्तर दे तो रही हूँ। पर एनडीए का जो परिवार है, आप सोचो कि वो एक दूसरे की बुराइयां करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं दूसरी तरह से पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि इनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज ठीक नहीं है और ये समाजवादी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो। विजय जी, आपको रिपीट करना पड़ेगा आवाज। क्या आपको इनकी राजनीतिक क्षमता पर डाउट है, इसलिए आपने इनको टिकट नहीं दिया? नहीं नहीं, देखिए ऐसा, वो तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की क्षमता पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार के उनकी हालत क्या करके रख दी है। मतलब कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट करके बोल रहे। इमेजिन, सोचिए तो कैसे। चलो, उन्होंने तो कम से कम ट्वीट कर दिया, आपने तो ट्वीट करने लायक भी इन विचारों को नहीं छूटा। देखो कैसा मुंह लटकाए हैं। हम तो आपस में सीधे बात करते हैं, सीधे बात करते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका मैडम, हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें इनवाइट करता हूं। दीपक जी, आपका स्वागत। ये आधी रात कौन सा कांड कर दिए हो कांग्रेस के साथ? ऐसा सलूक कोई करता है अपने ट्रस्टेड पार्टनर के साथ? आपने तो उनको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा, ऐसा कोई करता है? देखिए विजय जी, सवाल सीट का नहीं है, यहाँ पर सवाल जीत का है। और आज उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की भाई साहब, मैं बीच में इंटरप्ट करता नहीं, बट ये जो लाइन बोले हो ना, इसको थोड़ा डिफाइन करो। बात सीट की नहीं, जीत की है, तो इसका मतलब कांग्रेस की राजनीतिक क्षमता जीत की नहीं है। मैं आ रहा हूं, हम लोग मिलकर ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो? हम लोग मिलकर के जीतेंगे ना, मिलकर के जीतेंगे। और देखिए, ये कोई अलग समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं, ज्वाइंट कैंडिडेट है, और दोनों ने मिल बैठ करके सिंबल किसका है? सिंबल तो सिंबल जाहिर सी बात है, किसी न किसी का सिंबल तो होगा, बट अल्टीमेटली जो है वो मैंने कहा ना कि सिंबल आधी रात को ट्वीट आता है, मतलब ये अनयूजुअल है। देखिए, आज के तारीख में जो हालात उत्तर प्रदेश के, जो अराजकता व्याप्त है, जिस तरीके से आदमी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई को लेकर के परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है, जिस प्रदेश के सरकार के माननीय चुने विधायक जी, जिनकी पिटाई नहीं हो रही विजय जी, कुटाई हो रही, कूटे जा रहे हैं। अपने जरा ठिकाना बताओ। हमारा कौन सा, हमारा मनीष सिंह भी उदास मुंह लटकाए यहाँ बैठे हैं, इनका कोई तो मतलब सोल्यूशन मिले। अरे कहाँ उदास है, इंडिया गठबंधन एक गुट, एकजुट और इंटैक्ट है, हम लोग मिल करके चुनाव क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, कल तक तो ये बात क्लैरिटी थी कि भाई गाजियाबाद और खैर दे रहे हैं, क्या इन्हें कबूल नहीं था? भाई हरियाणा में भी तो पहले बात हो रही थी
कि समाजवादी पार्टी 5 सीट पे लड़ेगी, 2 सीट पे लड़ेगी। हमने क्या किया? अंत में क्या किया भाई? आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी को रोकने और हराने के लिए हमने वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा, इसलिए हम लोग की जो है साझा, देखिए ये पूरे इंडिया बस यही तो एक्चुअली बात है जो आपके मुंह से कोई निकल बात रही नहीं है। है। अब उस पे बात की मैंने बात जो आप कहा निकाल कि ये दीजिए। मध्य प्रदेश हरियाणा का बदला लियो, ना, आपने ना, क्या ना, किया? कौन सा बदला? हमने कौन सा ले लिया? हमने तो वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा। एक सीट नहीं हम खड़े तो करता है। कांग्रेस पार्टी का ब्रजेश जी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, इनका धन्यवाद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने और रोकने के लिए और उत्तर प्रदेश की महान जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी का निजात प्लाट दिलाने कब्जा के कर लिए लो और उसके बाद बोलो कि हम उन्हें धन्यवाद देते हैं अच्छा वो कि तो उन्होंने अपना प्लाट हमें शांतिपूर्ण तरीके से सौंप दिया। कांग्रेस पार्टी के लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस करके बता रहे हैं कि हम सब लोग साझा रैलीज करेंगे, साथ में जाएंगे हम लोग जो है संगठन। लेकिन अभी संजय निषाद जी का दर्द आप पूछ लीजिए, एक प्रेस करके दिखा दें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कल 9 बजे कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे देखिए हैं। स्थिति तो इसलिए आप उसमें कोई खबर मत तलाशो। हमें आज की तारीख में तरस आ रहा आरएलडी के ऊपर। क्यों? हमारे साथ थे, कितने मजबूत थे, आज की तारीख में बेचारे होकर के रह गए। सत्ता में है। तरस आ अनिला रहा सिंह है। की बात आपने सुनी अरे होगी कि शायद। ऐसा सत्ता में है। सत्ता तो घुटने के बल ठीक करके सत्ता अगर किसी को प्राप्त हो रही है तो ऐसी सत्ता से विपक्ष में रहना ज्यादा कबूल है, जहां पे किसानों का ना कहीं कुछ कल्याण। हमें तरस आ पर रही क्या है आपका जो अलायंस है उसको ये झटका नहीं है कि विदिन 4 महीने के भीतर जो आपका इंटैक्ट अलायंस था उसमें आपने उनको 2 सीट के लायक भी नहीं समझा? अरे हमने तो 9 सीट दे दी भाई। ये बड़ा एम्बैरेसमेंट है। 9 सीट पे लड़ रहे हैं वो। राहुल गांधी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 9 की 9 और उनकी सीट पे- पार्टी को एक टिकट नहीं। 9 की 9 सीट पे लड़ रहे हैं ब्रजेश जी वो। ये तो डायलॉग है। अगर ना दिखे वहां ये पे डायलॉग है 9 की कोई 9 लड़ हम रहे डायलॉग कौन होते हैं मारने वाले? डायलॉग अभी मारेंगे हमारे बड़े भाई अनिल दुबे जी। तो एक भी जिनको- सीट क्यों नहीं दी? कहां सीट नहीं? हम तो 9 की 9 सीट दी हमने। सिंबल उनका है अगर ना? एक साथ ना दिखे चुनाव में तो आप कहिएगा कि अलग, अगर प्रत्याशी उतार देते अलग लड़ते तो भी दिक्कत थी। मीडिया ऑलराइट, पर्सन्स शुक्रिया को- आपका। मैं मनीष हिंदवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आज इनको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग मोमेंट था आज जब आधी रात को ये अनाउंस कर दिया गया कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इनके नेताओं से पहले कहीं और से अनाउंसमेंट आ गया। ये क्या हुआ मनीष जी, हम समझ नहीं पाए। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एम्बैरसिंग मूवमेंट था। जब फैसले मिलजुल कर लिए जाते हैं तो वहाँ एम्बैरसमेंट नहीं होता है, वो सोच समझकर एक रणनीति के तहत लिए जाते हैं। तो मैं इस बात से बहुत आदर के साथ कोई दरवाजे से लौटा दे और आप कह दो एम्बैरस। देखिए, ठीक है, कोई बात हम एक, मेरा क्या जाता है? सुनिए, तो हम इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल हैं, सपा अलग राजनीतिक दल है हमारा। हम एक सोच, एक विचारधारा के साथ आए कि इस देश के जो हालात हैं हमें मिलकर लड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास अगर एम्बेरसमेंट होगा या हम कुछ और सोचते, या जैसे अनिला जी बार बार कह रही हैं सत्ता के लिए, अगर वो ख्याल हमारे मन में होता तो हम भी 10 पे लड़ जाते। लेकिन लड़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इस बात को है कि अभी आप देखिए आप कि ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, न ज़्यादा न कम। हम बात कर रहे थे आपस में और हमने बात कर ये तय किया कि नहीं, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी को लड़ाएंगे। जो भी है सब बातचीत कर ओपन तरीके से। क्या समाजवादी पार्टी आपसे बलिदान चाहती थी? मैंने कहा नहीं, जब हम आपस में बैठकर बात कर रहे हो तो एक स्पेस सबके लिए बात करने का है। हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करी। कौन सी बात चल रही थी कि अंत में चुनाव से हट गए? ऐसा पॉलिटिकल निगोशिएशन तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखिए, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, हम लोग जब इंडिया अलायंस बना था तब भी एक सोच के साथ बना था। उसी सोच के साथ हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसी सोच के ये क्यों नहीं साथ। मान लेते हैं कि ये त्याग नहीं, आपको किनारे लगा दिया समाजवादी पार्टी? देखिए, हमने कहा हम इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल हैं, नेशनल पार्टी हैं, हमारे पास इतना संसाधन है कि हम अगर चाहें तो 10 सीटों पर लड़ सकते हैं, मगर लड़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इस बात का है कि ये लोग जो 5 साल से जो 69,000 शिक्षक भर्ती का इतना बच्चा मजबूर है, कर दिया आपको समाजवादी मजबूर- पार्टी ने। बच्चा सड़क पर घूम रहा है। मैं अभी आपको फोटो दिखा रहा हूं, आरओ का लड़का इलाहाबाद में कमीशन घेरे हुए हैं। अरे सर, पहले सवाल अपनी इस चिंता बात कर लो सर। नहीं, तो अपनी ही चिंता कर रहे हैं, अपनी ही चिंता कर रहे हैं, अपनी ही चिंता कर रहे हैं। अगर इस सीट आताताई दल को जो निरंकुशता के चरम पर है, जो बच्चों का ख्याल जिसके पास नहीं, रिजर्वेशन का ख्याल नहीं, अगर उन्हें सत्ता से हटाना है तो जाहिर सी बात है आप कि मुझे 2 बताओ कदम किस पीछे हटना आधार पर पड़ेगा। आपको समाजवादी पार्टी 5 टिकट दे देती? आपको पता है 10 में 1 सीट पे चुनाव नहीं हो रहा, 9 सीटें हैं, 5 समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए थे, 4 सीटें बची, 4 में 2 दे दिया आपको। और क्या चाहिए था? किसी के घर ले लोगे? इसी वजह से कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली। नहीं,
अब मैं बोल ही दे रहा हूं, अभी तक नहीं बोल रहा था। जो बात होनी थी मैं संकोच कर रहा था कि अनिला सिंह को बुरा लगेगा, पर अब मैं कही देता हूं। जो बात नेगोशिएशन टेबल पर होनी थी वो बहुत ही सहज भाव से हो गई। हमने आपस में आप मिलजुल 2 कर सीट के हकदार थे, 2 भी नहीं लिए। सवाल इस चार बात कैसे का है कोई कि दे 2 देगा या आपको 4 भाई? या 5 का मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना है। सवाल इस बात का है कि राहुल जी जिस सोच के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की, संविधान बचाने की, हमें उसके लिए काम करना है और हमने वही काम किया है। कैडर को क्या जवाब दोगे? हमारा कैडर पूरी तरीके से तैयार है। हर बूथ पर हमारा बूथ लेवल एजेंट तैयार है। हमने 10 जगहों पर संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कर लिए हैं और हम पूरी की पूरी तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए। किस गली से निकलोगे गाजियाबाद में जहां 4 लाख वोट मिले थे? अभी रनर अप थे आपके वो 4 लाख ठीक, वोट अब क्या इंडिया करोगे? गठबंधन उनको को, क्या वो जवाब 4 दोगे? लाख वोट इंडिया कि यहाँ से गठबंधन को पंजा मिले गायब थे। है। इस प्रदेश में, पूरे देश में जो जीत हुई, जो सीटें मिली, वो इंडिया गठबंधन को मिली और हम चुनाव फिर इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके पुराने नेताओं कह रहे हैं आप झंडा झुकाए हो समाजवादी पार्टी के यहाँ। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन कृष्णन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उनको इसीलिए भाजपा में बुलाया गया था कि वो कुछ विवादास्पद, अच्छा, अमर्यादित क्या तो बातें ठौर करें। ठिकाना तलाशे? जब आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो तो आदमी चला ही जाएगा। आचार्य जी को बहुत सम्मान यहाँ मिला था, लेकिन वो सम्मान चाहते नहीं थे। वो भाजपा में चले गए जहां उन्हें रोज इस बात का ठेका दिया जाता है कि कुछ न कुछ उल्टा सीधा, कुछ ये अमर्यादित। आपके गठबंधन के लिए सेटबैक है यूपी में जो कुछ हुआ आपके साथ? ये हमारे गठबंधन की मजबूती है कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बर्दाश्त किया आपने? ये हमारे गठबंधन की मजबूती है, गठबंधन का धर्म है और हम धर्म का पालन कर रहे हैं और हम मिलकर चुनाव जीतेंगे। मिलकर कहाँ हो? तो अकेले लड़ रहे हैं। नहीं, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, हम हर जगह मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साइकिल के लिए वोट मांगोगे? बिल्कुल मांगेंगे, ठीक। गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। अब जब इतने तक कंप्रोमाइज कर लियो तो मैं क्या सवाल पूछूं? भाई, धन्यवाद। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। दुबे जी, स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई कि आपको मीरापुर में फाइनली अपने सिंबल पर लड़ने का अवसर मिला। बधाई तो ले लो, इतना मुंह क्यों फुलाए हो? नहीं, बधाई आपकी स्वीकार है। बधाई तो ले लो, ऐसा बधाई क्या आप उस दिन और भी लेंगे आपसे जब हम 9 सीट जीत करके आने जा रहे हैं। हाँ, 9 सीट हम लोग लड़ रहे हैं, 9 सीटें जीतेंगे तो उस दिन और बधाई आपसे लेंगे। अभी तो संघर्ष है। आपने अभी तो संघर्ष है, 9 सीटों पे विपक्ष से लड़ना है और लड़ने के वो लिए तो बता रहे हैं एक तरफा, आप कह रहे हो संघर्ष है। नहीं, संघर्ष तो चुनाव में होता ही है, लड़ना तो पड़ता ही है। लड़ना तो पड़ेगा ही ना, लड़ाई होगी और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मिथिलेश पाल तो आप कहें कि काफी सीनियर लीडर होंगी आरएलडी की? नहीं, एनडीए की तो लीडर ही है ना, एनडीए लड़ रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी की नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी और एनडीए में है और एनडीए की उम्मीदवार है। विलय कर लिए हो भैया दुबे जी? विलय कर लिए हो क्या? नहीं, ये अब ये आपसे थोड़ी कोई मतलब है। आपसे ये क्यों नहीं मुझसे मतलब? मैं नहीं पूछा। अच्छा, ये कौन सी शर्त है? इसमें आप मैं क्यों ना पूछूं? आप जबरदस्ती आर्बिट्रेशन करने लगते हो, इसमें आपसे क्या मतलब? यही बात सब लोग। अच्छा, आपके हक के लिए लड़ रहा हूं। नहीं, हमारा आप हक, सोचो। हमारा हक हमें पता है। हमको पता है कि हमें एनडीए को 9 सीटें जितानी है। एनडीए को जिताने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी वो रणनीति है, रणनीति के तहत हम लोग। जब मैं शुरू में डिबेट कर रहा था, मैंने कितनी बार आपको समझाया कि दुबे जी सिर्फ मीरापुर पे ध्यान दो। आप रहे होंगे डिबेट में, नहीं, वो तो दर्शक भी गवाह हैं। हमेशा यही समझाया कि दुबे जी ज्यादा बड़े बोल ना बोलो, हमने मीरापुर किसी तरह बचाओ। और देखो आज वही हुआ। नहीं, सिंबल आपका है और कैंडिडेट बीजेपी का है। हमने आपके डिबेट में बैठे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का, देश का दर्शक देख रहा होगा, लाखों लोग देख रहे होंगे। आप बताइए ना, हमने कब आपसे जो है बड़े बोल बोले? आपने तो कहा कि हमने कहा, पश्चिम हमने पहले भी कहा कि नहीं, तो पश्चिमी पे लड़ नहीं कहा, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे लड़ रहे हैं। ये आप 9 पर आप लड़ रहे हो, 9 पर ये लड़ रहे हैं। तो क्या हम तो 9 पे लड़ रहे हैं? वो तो जो है जो लड़ रहे हैं वो तो उनका भी दिखाई पड़ रहा है, हमारा भी दिखाई तो पड़ रहा है। कहाँ आपको खैर में हलो नहीं किया बीजेपी ने? अरे हम सब जगह हलो कर रहे हैं, हम उनको कर ले रहे हैं, उसमें कौन सी बात? आप मुझे नमस्ते घर दुबे जी। अरे ब्रजेश जी, आप मैंने आपको मेरे दिल की बात सुन, उसमें क्या बात? मेरे दिल की बात सुन। नहीं, आपके दिल की आप उसमें ये तो जबरदस्ती नहीं सुनना चाहते हो। अगर नहीं सुनना चाहते हो तो अलग बात है। जी, अभी अन्ना जी ने कहा ना कि आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, तो आपको तो अनिला जी ने तो ये भी कहा है कि सत्ता नहीं, आपकी मजबूरी है कि घुटना टेक कर बीजेपी के सामने बैठो। ये वो तो आप ले, फिर वही काम तो वही आग लगाने वाला आप कर। ये लो, यहाँ कौन? हद हुई हो गई भाई। सत्ता तो किसानों के लिए मुझे क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हो भाई? देश के लिए आपकी पटी नहीं बीजेपी से, कोई और चिल्ला मेरे ऊपर रहे हो, चिड़ मेरे ऊपर रहे ये। ठीक,
हम इनका लोग सौदा नहीं पटा हम वहाँ। लोग तो समाज की सेवा तो कह रहे हैं हम करने आग के लिए लगा रहे हैं। भाई सत्ता में नहीं रहेंगे तो किसानों का भला कैसे करेंगे? यही तो कह रहा गरीबों हूं। का, शोषित वंचित तबके को कैसे उसका भला तो जाके करेंगे? सौंप तो आए नौजवानों हो। का स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार कैसे देंगे? अच्छा, यही मीरापुर सब- में विधायक किस पार्टी का था? हाँ? किस पार्टी का था मीरापुर? मीरापुर में लोकदल का विधायक था, राष्ट्रीय लोकदल का। तो लोकदल का कार्यकर्ता था वो? नहीं था कि नहीं था? नहीं, बिल्कुल था। तो मिथिलेश पाल तो कहाँ की मिथिलेश पाल कार्यकर्ता है? लोकदल के सिंबल पे लड़ रही, इसके बाद भी आपको किसमें वो पाने आप निकालने लगे तो अरे लोकदल का सिंबल है, उसके बाद क्या किस अब बात? फंस गए हो दुबे जी, नहीं, हम नहीं पब्लिक फंसे। जान गई है। पब्लिक कुछ नहीं लेकिन जानती। फिर भी देखो, पब्लिक ये आपकी जानती- इज्जत रखी बीजेपी ने। पब्लिक कैसे ये जानती है कि पब्लिक ये ने इज्जत गठबंधन- बीजेपी ने ये- ऐसे रखी कि एक ये- सीट तो दे दी। ये विपक्ष की तरह नहीं है, ये जो अभी हमारे अच्छा, इनके यहाँ क्या हुआ? हाँ, थोड़ा बताओ, आपको भाई, बड़ी खबर रहती है। उनको एक रात में सीट 12 तो दी बजे। नहीं भाई। आप अपने सहयोगी दल के साथ आप क्या कर रहे हो? आप हरियाणा का, मध्य प्रदेश का बदला ले रहे हो, आप हम पे उंगली उठा रहे हो। जी, हम तो लोग तो लड़ ही रहे हैं, हमारे यहाँ तो धन्यवाद कोई दुबे जी, मतभेद बहुत शुक्रिया आपका। मैं आस मोहम्मद कैफ साहब को आमंत्रित करता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और एनालिस्ट हैं। कैफ साहब, स्वागत आपका। और मुझे बताइए कि ये मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, यहाँ के क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं? अब जब प्रत्याशी तय हो गए हैं तो किस पार्टी का पलड़ा भारी है और क्या इक्वेशंस वहाँ से बन रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपने एक बहुत शानदार पंचलाइन दी है, 1 इंच वाली। वो 1 इंच वाली जो है वो आज की पूरी डिबेट का सार है, उसी में सब कुछ छिपा है। Thank कोई you। 1 इंच किसी को नहीं देना चाहता। जी, और 1 इंच वाली जो स्थिति है वो एक्चुअली इसके इंटरनल स्टोरीज हैं। और इस इंटरनल स्टोरीज ये है कि जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर नाम लिखने की बात शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि उसे वो प्रमुखता से, गंभीरता से लें, तो ठीक उसी समय जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर आए थे। और आने के बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि ये जो निर्णय है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो जयंत चौधरी ने कहा था क्या कुर्ते पर भी अपने नाम लिखा ले? तो हाँ, एक्चुअली कहा जयंत था। चौधरी का इंडिकेशन कहा था, मजाक उड़ाने की वो कोशिश उनका की थी। इंडिकेशन था। जी, मुख्यमंत्री को उनका इंडिकेशन था कि आपके इस निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री वहीं से, जैसा यहाँ आम लोगों में चर्चा भी है और लोगों में आम गांव-गांव में चर्चा है कि जयंत चौधरी जो है वो सेंटर के क्लोज हैं और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी विचारधारा मेल नहीं खा पा रही है। तो यहाँ 2 चीजें हुई हैं जो इसकी इंटरनल स्टोरी है। पहले मीरापुर की बात करूंगा, फिर कुंदरकी की, कम समय लूंगा। वो ये है कि राजपाल सैनी जो है उनको आरएलडी से प्रत्याशी बनाए जाने की बात थी, जो भाजपा में शामिल हुई थी। तो यहाँ जो इस समय मौजूदा सांसद हैं चंदन चौहान, वो अपनी पत्नी यासिका चौहान को चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। उनके दादा जो हैं वो हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनके जो चाचा हैं इस समय वहाँ प्रभारी हैं, संजय चौखर, पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। मदर उनकी वहाँ मेयर रही। तो उनको चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो एक ऐसे समय पर उन्होंने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया जाना कबूल किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजपाल सैनी आकर क्या चुनाव लड़े। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति इस टिकट में राष्ट्रीय लोकदल के अंदर भी पैदा हुई है। राजपाल सैनी चुनाव लड़ते तो और खराब स्थिति होती, और अभी इतना आसान नहीं है कि लोकदल। ये मिथिलेश पाल की एंट्री कैसे हो गई? मिथिलेश पाल की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि चंदन चौहान जो हैं वो अड़ गए इस बात पर कि राजपाल सैनी नहीं लाया जाए। ओके, तो ये कंप्रोमाइज डील हुई है। इंटरनल स्टोरी है जो यहाँ चल रही है। ओके, अब आ जाइए कुंदरकी पे, गाजियाबाद और खैर के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। आप बीच में क्यों बोलेंगे दुबे जी? आप उनको बोलने दीजिए। उन्होंने 2 हाँ, अभी ठीक है, कुंदरकी आप फैक्ट चेक थोड़ी देर में। हाँ, यस कैफ साहब बोलिए आप। देखिए, एक्चुअली मैं जो कह रहा हूँ, मैं बतौर जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, जो मेरे पास इनपुट है। कुंदरकी की क्या स्थिति है? कुंदरकी में समाजवादी पार्टी जो है वो अत्यधिक मजबूत है। वहाँ हाजी रिजवान तुर्क बिरादरी एक कैंडिडेट है, वहाँ 1,70,000 मुसलमान वोट है। ठाकुर रामवीर सिंह के बारे में कहा जाता है पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, तो इस बार रिफाकत हुसैन को बसपा लड़ा रही है और चांद बाबू लड़ा रही है आजाद समाज पार्टी। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन चूंकि अब चुनाव पूरी तरह से ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का भी जो रात वाला निर्णय जो आया है, इससे भी ये मैसेज गया है कि हम ही लड़ सकते हैं, तो गठबंधन ही लड़ सकता है। तो उस मैसेज को देने की कोशिश भी है। तो 1-to-1 चुनाव है। 1-to-1 चुनाव में जहाँ 1,70,000 मुसलमान है, वहां उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो लगभग 60% से ज्यादा पड़ता है मुसलमान। खैर को आप बात सुन लीजिए। खैर में चारू कैन, जिनके हस्बैंड जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है खैर की, आपके यहाँ मुझे लगता है किसी ने बताई नहीं है। चारू कैन जो है वो एससी समुदाय से आते हैं। खैर जो है वो सुरक्षित सीट है, परंतु उनके जो पति हैं वो जाट समुदाय से है। यहाँ बहुत होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि कहीं कहीं
ओबीसी या सामान्य जाति के लोगों ने एससी जाति के लोगों से शादियां की हुई है, महिलाओं से शादियां की हुई है, और फिर जब चुनाव होता है तो वो रिजर्वेशन का लाभ वो ले जाते हैं। तो रिजर्वेशन यहाँ चारू कैन जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, मगर उनके जो हस्बैंड है वो जाट है, और जाट एक जाटों का संगठन है, उसके अध्यक्ष भी है, वकील भी है खुद वो, और उसके अध्यक्ष भी है। तो इसका लाभ उनको मिलने जा रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने किया है, अयोध्या टाइप का एक्सपेरिमेंट किया है कि जाटो बिरादरी से प्रत्याशी उतार दिया, इसका कोई इम्पैक्ट है या बस जस्ट ये एक्सपेरिमेंट है? देखिए ब्रिजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। एज ए पत्रकार हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन प्रत्याशियों को बना रहे हैं, बड़े छान के प्रत्याशी बना रहे हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट का गाजियाबाद में किया है इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट के अलावा इनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। अगर दूसरा विकल्प होता तो संजीव शर्मा उन्हें बहुत भारी अंतर से हरा देते। और अब ये जो जाटो प्रत्याशी लेकर आए हैं, वहां 90,000 जाटो वोट है। तो वहां 90,000 जाटो वोट है। अभी आप देखिएगा अंबेडकर जयंती पे कहीं पर भी, तो वहां सबसे ज्यादा पूरे भारत में किसी एक जिले में सबसे ज्यादा अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती है तो गाजियाबाद में मनाई जाती है। तो वहां निश्चित तौर पर जो है ये तो हम नहीं कह सकते। तो आप ये मानते हैं कि ये जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, मुकाबला दिलचस्प होगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच? निश्चित तौर पर जो टिकटिंग की है अखिलेश यादव ने, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में टिकटिंग की थी, बहुत अध्ययन के बाद टिकटिंग की है। हालांकि मीरापुर की जो उनकी टिकटिंग है वो थोड़ी सी थैंक यू आसिफ मोहम्मद साहब, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चलिए 24 घंटे में ही सही एक सिनेरियो क्लियर हो गया, सबकी सीटें घोषित हो गई, अलायंस में भी सब बातें दिख गई कि निषाद पार्टी किनारे, कांग्रेस किनारे, आरएलडी को खैर एक सीट, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का। ये इस बार ऐसा बीजेपी या सपा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि ये अपने सहयोगियों को कोई भी सीट नहीं देना चाहते हैं? कारण क्या है? देखिए, कारण यह है कि लोकसभा का जो परिणाम आया और उत्तर प्रदेश में सरकार को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में एक सीधा चुनाव है और ये चुनाव की जीत हार ये तय करेगी कि 2027 में किसकी संभावना जीत की ओर बन रही है। तो ये ऐसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में भविष्य की सरकार बनाने का चुनाव साबित होगा। तो इसलिए भी स्टेक बहुत बड़ा लगा था और ये कहा गया कि भाजपा की ओर से कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो टिकट तय करेंगे, लेकिन भाजपा के टिकटों का वितरण देखकर ये लगता है कि फिर पिछली बार की तरह यहाँ सबकी चली है, किसी एक आदमी की नहीं चली। तो ये साफ है कि अब ये चुनाव एक भाजपा के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी वाला चुनाव है और टिकट के साथ साथ जो पीडीए का एक अखिलेश यादव का जो प्रयोग है उसी तरह का कुछ प्रयोग भाजपा ने भी किया है, यानी पीडीए का जवाब पीडीए से दिया जाएगा। मायावती के साथ 2 लोग विधायक रहे, धर्मराज निषाद कटेरी से और दीपक पटेल इलाहाबाद से रहे और फूलपुर से। तो आज इन दोनों को बसपा से ये लोग भाजपा में आ चुके थे और इनको रिपीट किया है। तो ये भाजपा ने पीडीए के हिसाब से भी टिकट दिए हैं और ये साफ है कि अभी रालोद के लिए पिछले वाले हालात बदले नहीं हैं। पिछले बार रालोद ये कहती थी कि सपा हमारे साथ धोखा करती है, कहती है कि सिंबल तुम्हारा रहेगा, आदमी हमारा रहेगा। अब हम इससे आज ही जा गए हैं, इसीलिए हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर फिर वही हो गया। हालांकि जो मिथिलेश पाल हैं ये 2009 में भी उपचुनाव हुआ था, तब जीती थी, एक बार विधायक रही हैं उपचुनाव की, और तब ये आरएलडी से ही थी तब भी, और तब इस सीट का नाम मीरापुर के बजाय मोरना था, अब उसका नाम मीरापुर हो गया है। उसके बाद वो 2012 लड़ी, 17 लड़ी, रालोद से ही लड़ी, हार गई। फिर वो कुछ दिन सपा में रही, फिर भाजपा में चली गई 2022 में जी। लेकिन अब भाजपा में रहते रहते रालोद से उनको टिकट मिल गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रजेश जी, राजनीति में आज 2 दलों ने त्याग किया। एक तरफ से भाजपा के लिए निषाद पार्टी ने किया, एक तरफ से सपा के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया। त्याग किया है या करवा लिया गया है? अब किसका त्याग ज्यादा बड़ा है?
आप उसको इस अर्थ में समझ सकते हैं कि एक 2 सीट मांग रहा था, उसे मिली नहीं, और एक को 2 मिली थी और वो लड़ा नहीं। हाँ, सही। तो ये आप कह सकते हैं कि अजीब जुल्म हुए हैं मोहब्बत पर इस जमाने में। हाँ। जिन्हें मिली उन्हें कदर नहीं, और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। वाह। तो वो जो है लौट आए दिल्ली से खाली हाथ। सियासत में जीत की योजना बनाकर पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की पिक्चर में एक गाना था कि सोने की थाली में जमुना परोसा। दुबे जी को बहुत पसंद है ये गाना। और बलम तरसे रंग बरसे वाला। तो तरसना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैडम ने 2 बार सत्ता कह के इनको दबाव में ले लिया, इनकी आवाज अटक गई। देखिए ब्रजेश जी, एक बात बड़ी चर्चा में आई थी जी, जब संजय निषाद बार बार कहते थे कि देखिए हमारे पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी को सीट नहीं मिलेगी तो हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, वो भाजपा को वोट नहीं कर पाएंगे, परेशान होंगे। तो पता नहीं कार्यकर्ता अब भी परेशान है कि नहीं है, अब ये कल पता चलेगा। लेकिन टिकट तो देखिए, सीट तो उनको नहीं मिल पाई है, ये बात बहुत साफ है। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और इसीलिए इस चुनाव को 2 ध्रुवीय कर दिया गया है कि भाई आजमा लो, जनता किसको चाहती है ये बात समझ लीजिए। और जी वीरेंद्र जी, ब्रजेश जी, प्रमोद कृष्णम ने तो कहा कि कांग्रेस अपना दफ्तर और झंडा भी जाके सपा के यहाँ दे आवे, बचे का है कांग्रेस के पास। तो ये तो कांग्रेस पर उनका बहुत बड़ा करारा प्रहार है, व्यंग है। लेकिन इससे एक चीज भाजपा फायदा भी उठा सकती है कि पिछली बार जो कांग्रेसी उम्मीद में थे कि भाई हम अच्छा पार्टी बढ़ रही, जो मूल कांग्रेसी है, अगर उनका प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है तो पता नहीं हो सके बीजेपी उनको अपनी ओर खींच न ले, मिला न ले। ये भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका आ गया। उधर फूलपुर में कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष गए, पर्चा दाखिल कराए हैं, वो पार्टी में गंगा पार के जिलाध्यक्ष हैं, अब उनका पता नहीं क्या मामला है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जी, कोई कह रहा है बर्फ में लगा दिया, कोई कह रहा है झंडा दे आओ, कोई कह रहा है कुछ हो गया। लेकिन अब कल पता चलेगा निषाद जी क्या कहते हैं। वैसे देखो, जब वो ब्रजेश पाठक जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें पता है कि कुछ सांत्वना पुरस्कार, जैसे कि आने वाले वक्त में मंत्रिपरिषद में विभागों में कुछ नयापन आ जाए, और क्या मिलेगा बेचारों को। अब वो चुनाव निशान भोजन भरी थाली है और वो आज खाली है, तो कुछ ना कुछ भोजन तो उसमें डालना पड़ेगा निषाद जी के। वैसे आज जब दिल्ली से चले तो उन्होंने एक गाना गाया कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, और जान होती मेरी तो जान लुटाते जाते। और अब के मायूस हुआ यारों के को रुखसत करके जा रहे थे तो कोई जख्म नया लगाते जाते, और मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था और तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण यानी सेकंड राउंड प्रारंभ करते हैं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपने क्या अपोजिशन की लिस्ट पर ध्यान दिया? उन्होंने अधिकांशतया जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, उसमें बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी पर ज़्यादा फोकस किया है। आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मनीष जी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा नहीं, हम लोगों के बीच में तो किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं है और हम तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो 9 की 9 सीटों पे इकट्ठा लड़ रहे हैं। इतना प्यार। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये प्यार अजय राय जी क्यों नहीं दिखा रहे? ऑफिशियल हैंडल पे तो कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने, ना ही उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऑफिशियल हैंडल से कुछ आया। वो प्यार वहां से क्यों नहीं दिख रहा है? केवल मनीष जी जो है आपके चैनल पर बैठकर वो प्रेम उड़ेल रहे हैं, ऑफिशियल हैंडल्स पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये साफ जताता है कि इनकी सरफुटबल, ये आपस में ही लड़ रहे, ये टूट रहे हैं।
क्योंकि जब स्वार्थ का गठबंधन होता है उसका हश्र यही होता है उत्तर प्रदेश की ओके, जनता अब पॉइंट पर आते ही है अब जो ये बीसीज कोई- और एससीज जी, में टिकट अभी ज्यादा अपने दिए गए हैं। कैंडिडेट्स कोई भी उतारे, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से उतारे, हमारा कैंडिडेट जो है वो उत्तर प्रदेश का है, उसका धर्म, उसकी जाति, सब कुछ उत्तर प्रदेश है, राष्ट्र है, राष्ट्रवादिता हमारी सांस में है। ठीक है, लोगों ने हमेशा क्या किया है, डिवाइड एंड रूल, बांटा है ना, धर्मों में बांट दो, जातियों में बांट दो, टुकड़े टुकड़े दो, यही है ना। हम कहते हैं कि हम एक हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये समझ लेना चाहिए, और काफी कुछ समझ में आ चुका है कि जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जी। बटोगे तो कटोगे, ओके, इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। तो हमारा तो ये कैंडिडेट बताइए जो कि है, ये शेड्यूल्ड वो कास्ट एकता कम्युनिटी के दो और दो इकट्ठा टिकट रहने का स्पेशली सिंबल है। आपके गाजियाबाद में जाटो कम्युनिटी को टिकट दिया गया, और मैंने देखा कि सुम्बुल राणा त्यागी, एक दिन मुझे कोई बता रहा था, वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, हाँ? और कुंदरकी में ऑलरेडी हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। बीजेपी कुछ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के जो अपोजिशन ने ज़्यादा कैंडिडेट दिए हैं, ये आपके लिए कोई चिंता का विषय है? हमारे लिए केवल और केवल एक है, वो ये है कि ऐसे राजनीतिक दल जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हों, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को टारगेट करते हों, राष्ट्र को और प्रदेश को कमजोर करते हों, वो सत्ता के बाहर बने रहे। हमारा प्रयास यही रहता है, एनडीए का प्रयास यही रहेगा, और मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया आपका। आस मोहम्मद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक्चुअली आपकी बात का समर्थन कर रहा था। सुम्बुल राणा जो है वो बसपा के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, बाबू मुनकाद अली। अरे बड़े पॉपुलर भाई, बड़े नेता हैं वो तो। उनकी बेटी है, उनकी बेटी है, और वो त्यागी, एक्चुअली एक गोत्र होता है राजपूत मुस्लिमों में, महसरे, जो त्यागी होता है, तो वो सुम्बुल त्यागी एक्चुअली वो है। अब मतलब मुसलमानों को भी चाहिए और त्यागियों के भी चाहिए। पर ये बताओ कि अब तो मुनकाद अली के सामने समस्या है कि बेटी के खिलाफ कैसे मैदान में जाएंगे प्रचार करने? हाँ, ये आप जो है ब्रिजेश जी, आप जो है अंदर बिल्कुल एकदम अंदर से बात निकलवाने के माशाल्लाह परफेक्ट जर्नलिस्ट हो गए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी इंटरनल स्टोरी है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं शाह नजर, मीरापुर विधानसभा के, वो कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, जिस दिन मैं इंडिया आ रहा था और मेरी फ्लाइट थी, उसी दिन मुझे जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एक खबर मिल गई थी कि वो शमसुद्दीन राइन जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है उनसे मिले, और उन्होंने टिकट सरेंडर करने की बात कही। तो शमसुद्दीन राइन ने कहा कि हम तुम्हारा टिकट सरेंडर नहीं कर सकते, इसलिए सरेंडर नहीं कर सकते कि बहन जी मुझ पर ये आरोप लगा सकती हैं कि कहीं मैंने बाबू मुनकाद और कादिर राणा की रिश्तेदारी की वजह से। पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बीएसपी का जो माइनॉरिटी का कैडर है पश्चिम यूपी का, वो मिल के सब सुम्बुल राणा की मदद करेंगे। नहीं, मदद करने का दूसरा आशय है, आप खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एक मदद करना तो यह है कि आप कहें वोटर्स को कि इनको वोट दें, और एक वो निष्क्रिय हो जाए। मैं दूसरे वाले विकल्प के साथ हूं, मुझे लगता है कि वो निष्क्रिय हो जाए। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं फिर आपको कनेक्ट करूंगा। मेरे साथ दीपक रंजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस बार की जो आपकी लिस्ट आई है उसमें अपर कास्ट के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये मान लें कि आप कंप्लीट पीडीए पे शिफ्ट हो चुके हैं? देखिए ब्रजेश जी, पीडीए के साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आदरणीय अनिला सिंह जी बैठी हैं। समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे आधी आबादी का भी ध्यान रखा है, जिस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। हमने आधी आबादी, हमारी माताओं बहनों को भी हमने 9 में से 5 सीटें दी हैं हमने। तो इन्होंने भी सुचिस्मिता मौर्य को एक को दिया है इन्होंने। हाँ, 8 में इन्होंने 1 को दिया, हमने 9 में हमने 5 देने का काम किया। और ये आधी आबादी की बात करते हैं, ये महिला रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं। बड़ी तगड़ी मिसाइल रखे थे आप, तो ध्यान ही नहीं गया हम लोग। इस पर तो अनिला सिंह जी को अपने पार्टी फोरम पे बात रखनी चाहिए कि भाई आधी आबादी की आप बात करते हो। और आज पता नहीं क्यों ब्रजेश जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी की याद आ रही है। मैं कई बार फोन कराया, तो भाई आया ही नहीं। मैं क्योंकि इत्तेफाक से 1-2 बार डिबेट में पहले उन्होंने मैं संजय निषाद जी को भी इनवाइट कराया, पर वो कह रहे थे कि अब हम आज जहाज से नहीं आएंगे, बाई रोड आएंगे और रास्ते में अपना जो है वो खैर वो सरेंडर की भूमिका में उनको। लेकिन चूंकि अरुण राजभर जी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि हमने गाजियाबाद और 10 की 10 सीटें गिनाते थे, वो कि मैंने यहाँ सब हमारे सारे कैडर के लोग वहां पर लग गए, यहाँ लग गए, वहां लग गए। और आप बार बार उनसे पूछते थे कितनी सीटें मिलेंगी। काफी चिढ़े बैठे हो आप उनसे? उनसे नहीं चिढ़े बैठे हैं। देखिए, हमें
ऐसे लोगों के ऊपर तरस और दया आ रही है कि जो हमारा इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके गए, आज वो तो वही तरस और दया मनीष सिंघवी पर क्यों नहीं आई? क्यों उनके ऊपर दया आएगी? इनके ऊपर क्यों तरस है? आपने कहा ना कि ये हमको किनारे लगा दिए, उनको किनारे, हम दोनों एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने जा रहे हैं। आप देखते जाइए भारतीय जनता पार्टी कैसे, ये कहाँ आपके साथ हैं? अरे है कैसे नहीं साथ में, इनका संगठन मेरे साथ है। हमने कहा ना ज्वाइंट कैंडिडेट हैं, ज्वाइंट प्रत्याशी हैं जो लड़ रहे हैं 9 जगह पे। ये सिंबल जरूर है लेकिन वो सब इंडिया गठबंधन के ही हैं और ज्वाइंट कैंडिडेट हैं। इनका संगठन जो है, संगठन हमारे साथ है, वहाँ की जिला यूनिट, जिला कमेटी, प्रदेश यूनिट, प्रदेश कमेटी पूरी वहाँ पर आपको दिखेगी। आप देखिए बदला पूरा हो गया। कौन सा बदला? अब तो बदला होगा पूरा भारतीय जनता पार्टी से, बदला लेंगे हम लोग जो आज की तारीख में नहीं आपस में कांग्रेस से हिसाब हम तो बदला लेने उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान जनता को नाको चने चना चबा रखा है। ऑलराइट मनीष सिंघवी जी, तो अभी जब मैंने अनिला जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद की है, वो तो शायद ज़्यादा बड़ी बात होती है। मैडम को शायद अपडेट नहीं था। ऐसा है कि पर आप इतने सन्नाटे में आज चुप मतलब डांट खा के भी कुछ नहीं जवाब दे रहे हो, क्या हो गया? देखिए आपने एक नियम बना रखा है, इतना डिमोरलाइज हो गए। मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ, आपने पिछली बार बारी मैंने बोला। अब सुनिए, हमारी बहन अनिला जी हैं, अगर ये सच बोल देती तो मुझे बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि झूठ इनके पार्टी का चरित्र है, वो उन्होंने काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे AICC हेडक्वार्टर में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने ली। वो तुरंत प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर हैंडल से 3 बजे लाइव हुई, जो वहां लाइव हुई यहाँ भी लाइव हुई। देख लिया? हाँ, अविनाश पांडे जी के हैंडल से 3 बजे लाइव हुई और हमारा जो यूपी कांग्रेस का हैंडल है उसने 4 बजे ट्वीट कर दिया। तो एक काम किया करो, उसका लिंक अनिला जी को भेज दिया। मैं भेज दूंगा नंबर है? हाँ बिल्कुल भेज दूंगा। तो हम लोग जो करते हैं खुलकर करते हैं, सामने करते हैं। अब जो बात हो रही थी कि चुनाव अलग लड़ा, क्या लड़ा, ये एक मैं चाहूंगा इसको एक बार दिखाइए जरा, बता दो आप। हम ये नोएडा में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ। ये ऋषभ राज शर्मा, सुनिए, ऋषभ राज शर्मा जी हैं, ये कोई प्रदेश कार्य समिति युवा में है, बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाए हुए हैं। ऐसे हालात में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम मिलकर लड़ें और वो लोग जो संविधान के खिलाफ हैं उनको सत्ता से हटाएं, वरना इस देश और इस प्रदेश का क्या हालात होंगे इससे किसी से छुपा तो ये बटेंगे कटेंगे मुझे लगता है आपकी पार्टी पर बैठ गया ठीक से। नहीं, देखो ना समाजवादी पार्टी ने कटेंगे वाला काम कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी जो तो अलग ही कर दिया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और अब उनके लोग इस प्रदेश में, इस देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप ये कहते हैं कि आप कोई उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये चारू कैन तो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर ली थी, मैंने अलका लांबा को उनको ज्वाइन कराते देखा भी था, तस्वीरें भी थी। तो क्या अब आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हो? मैंने कहा नहीं कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नफरती एजेंडे हैं उसको खारिज करने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। 27 में क्या करोगे? 27 में भी मिलकर लड़ेंगे ऐसे और इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि सवाल इस बात का है कि ये देश, फिर वहां संविधान बचाना पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि जब संविधान रहेगा तो देश रहेगा और देश रहेगा तो हम रहेंगे, वरना बटेंगे कटेंगे के जो हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल दुबे जी को स्क्रीन पे लाया जाए। दुबे जी, ये तो आस मोहम्मद कैफ अभी कुछ और ही बात बता रहे थे कि पूरे बसपाई कैडर लगा है सुम्बुल राणा त्यागी को जिताने के लिए। अरे कोई लगा रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का व्यापक जनाधार। आज मोहम्मद साहब अभी संजय चौहान जी के बारे में बोल रहे थे, अब आप बोल दो जो फैक्ट बताओ। चंदन चौहान जी के पिता बिजनौर से सांसद रहे हैं, उनके बाबा संजय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे चौधरी नारायण सिंह जी। उनका जो बता रहे थे, उन्होंने दोनों बातें नहीं बताई थी, मैंने आप बताई। अब उसके बाद वो क्या कह रहे थे उसको कितनी टीस भरी थी आपको, मतलब सिर्फ ये बताने के लिए। तो अब अगले आदमी ने बताया कि वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली के हैं। कोई चीज चर्चा हो रही है तो सत्यता, क्यों नहीं दिया चंदन चौहान की पत्नी को टिकट? क्या चर्चा, क्यों नहीं दिया चंदन चौहान की पत्नी को टिकट? अब वो ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवेक है कि वो किसको लड़ाएंगे, कहाँ लड़ाएंगे। तो अब चंदन चौहान वहाँ आपका गेम ठीक करेंगे? नहीं, वो अब जो पार्टी में उम्मीदवार है उसको अरे कैसे मिथिलेश पाल का प्रचार करेंगे वो? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है प्रचार करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश है, जो निर्णय है, उसको सभी लोग जो है स्वीकार करेंगे। सभी लोग आओ एक क्यों कह रहे हैं?
9 सीट पर सब लोग लगेंगे, हमारी पार्टी का एक जब इनको याद आता है कि मीरापुर के बाहर भी बोलना है तो ये 9 बोलने लगते हैं। क्यों 9 लड़ रहे हैं तो 9 ही तो बोलेंगे। मीरापुर के अलावा कुछ बचा हो जनाधार तो बताइए, कहा आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि उनका आप तो कम से कम अपने बेचारे मनीष हिंदुई के बारे में दिख रहा है वही बता रहे हैं। आप कांग्रेस के बारे में कई संगठन हो तो बता दीजिए। आप उसके सहयोगी दल के मीरापुर साथ भी आप जीते क्या थे कर तो समाजवादी अगर एक एक करके बोलेंगे ना तो हम लोग अच्छा पाए। बदौलत जीते थे मीरापुर। एक मिनट रुक जाइए, मीरापुर अब आप फिर ये कह दिया तो समाजवादी सुन रहेंगे। लीजिए। अगर राष्ट्रीय लोकदल की बदौलत 111 सीटें आई, कई संगठन अरे, यूनिट ऐसा क्या कर रहे हो? हम देता भी वो भी मीरापुर जीते थे तो समाजवादियों के बदौलत, समाजवादियों ने जिताने का काम किया और समाजवादी बदला बहुत मजबूती से लेते हैं। बदला बिल्कुल ऐसी भाषा मत बदला बोलो, लेंगे, गलत बात मत बदला करो। लेंगे। कौन सा बदला ले रहे हो इनसे? हरा करके बदला लेंगे भाई, इन्होंने मौके पर हमको धोखा दे करके चले गए। अरे आपको तो हमने उस जब समय इंडिया दिया, गठबंधन जब को जो उत्तर रद्द अरे तो उनके अरे साथ जब हो तो आपको गया, जरूरत बीजेपी ने थी, कर तो दिया। 2003 में तो हमने आपकी सरकार धन्यवाद, बनवाई थी, वो भी याद कर लो। 2003 में तो चौधरी अजीत सिंह ने आपकी सरकार बनवाई थी, वो दिन भी आप याद एक सीट करो। चौधरी जी को लेनी चाहिए थी, जनरल सीट आपके लिए ले लिए होते, वो एक लड़ लेते आपके लिए। आपसे पुराना कौन है? चुनाव हम हो कब रहा से है, देख यहाँ रहे बात कर हैं। रहे हो। अरे कहीं एक जनरल अरे सीट हमारे लड़ लेते, हमारे अरे राष्ट्रीय कहीं हित करेंगे। अरे खैर, अगर एक एक करके बोले ना तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से भाई, एनालाइज कर पाएंगे। अरे वहां ले लेते आप। ओके, आस मोहम्मद साहब को स्क्रीन पे लाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा भाई, सीनियर जर्नलिस्ट थोड़ा उनकी ओपिनियन ले, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, खैर, गाजियाबाद, कुंदरकी और ये मीरापुर, ये जो 4 अहम सीटें हैं, इनमें आप क्या महसूस करते हो कि इशूज बिल्कुल लोकल है, यानी कि उसका प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनका कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण और एब्सोल्यूट लोकल इशूज? हाँ, विजय जी, मैं आपके इस सवाल के साथ ही जाता हूँ पॉजिटिवली। और पॉजिटिवली ये है, मुझे लगता है कि ये चारों सीटें जो हैं वहां पर समीकरण, जाति के समीकरण और स्थानीय मुद्दे जो हैं वही निर्णय में, चुनाव में प्रभावी रहने वाले हैं। जैसे अगर हमें पूरे प्रदेशों को समझना है तो आप जैसे मीरापुर को ही देख लीजिए, तो मीरापुर की परिस्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है। अब यहाँ चुनाव जो है वो गुर्जर कम्युनिटी जो है, जो यहाँ 20,000 है, जाट कम्युनिटी जो है जो इस सीट पर 28 है, दोनों ये महसूस कर रही हैं कि उनके साथ छल हो गया है। गुर्जर की स्थिति ऐसी बन गई है कि हमको किसने नहीं लड़ाया, उनको निर्णय लेने में पंचायतों का दौर शुरू हो जाएगा। जाटों को ऐसा लगता है कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें, कई सारे और ये चंद्रशेखर की पार्टी कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएगी इन 4 सीटों पर? क्या नाम लिया आपने? चंद्रशेखर की पार्टी ASP कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएगी? जी, देखिए, चंद्रशेखर जो है इसमें 4 में से 3 सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण लड़ रहे हैं। एक गाजियाबाद है जहां सतपाल चौधरी लड़ रहे हैं। सतपाल चौधरी जो है वो 20 साल से एक ही विधानसभा में काम कर रहे हैं। एक ही विधानसभा में जब कोई 20 साल से काम करता है तो असर उसका थोड़ा बहुत दिखाई देगा। दूसरा, मीरापुर सीट पर चंद्रशेखर जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में है। ये काफी आश्चर्यजनक बात है। यहाँ एक्चुअली जाति का कन्फ्लिक्ट है और जो चंद्रशेखर के पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका नाम है जाहिद हुसैन, और यहाँ 60,000 जोजा बिरादरी के वोटर हैं। जो कादिर राणा की बहू है सुम्बुल राणा, वो राजपूत मुस्लिम बिरादरी से हैं, और जातियों का कन्फ्लिक्ट मुसलमानों के बीच में भी है। इसके अलावा तुर्क बिरादरी से तो क्या जोजा मुस्लिम सुम्बुल राणा के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा? अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि अभी कादिर राणा अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरा परिवार उनका लगा हुआ है। लगभग 60,000 से ज्यादा वोट मुस्लिम ऐसी हैं जो कादिर राणा के साथ नहीं जाना चाहती। यह एक्सक्लूसिव बात है। कुंदरकी में भी आपको बता दूं, कुंदरकी में 50,000 शेख अपर कास्ट वोट है जिनके प्रत्याशी अतीकुर रहमान वहां लड़ना चाहते थे, स्टेशन में लड़ना चाहते थे। उनके अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है खुद के प्रतिनिधित्व का। तो समस्या जाति की सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के कैंडिडेट के साथ नहीं है, जाति की समस्या खुद के प्रतिनिधित्व की वो मुसलमानों के बीच में चल रही है। जाटों में तो बीजेपी को लेकर क्लैरिटी है ना, उनको जाटों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। RLD बीजेपी को लेकर जाट तो ओके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, प्रॉब्लम है, जाटों को बहुत प्रॉब्लम है। जाटों को ये प्रॉब्लम है कि देखिए, अभी जाटों के बीच से ये आवाज आ रही है सबसे तेजी से कि चौधरी जयंत ने मीरापुर सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट ला करके, और दूसरा कैंडिडेट जो आ रहे थे राजपाल सैनी, वो भी बीजेपी के थे, तो बीजेपी का कैंडिडेट ला करके हमारी राजनीति को ध्वस्त करने का काम किया है। और काफी नकारात्मक संदेश है इसका।
बहुत शुक्रिया आपका आस मोहम्मद साहब। समय सीमा का हमें पालन करना पड़ेगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आज की बेहद दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।